कहां पर था? ओके, कंसेप्चुअल अप्रोच. सो दिस कंसेप्चुअल अप्रोच जो है, इट कीप्स ऑन इवॉल्विंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एज द नॉलेज गेट्स एडेड. जैसे जैसे रिसर्च होते जाता है, नॉलेज का एडिशन होते गया, आपका कॉन्सेप्चुअल अप्रोच भी इवॉल्व होते जाएगा. बट concepts or the knowledge, you can say, is never complete. Science is never ending. It is constantly evolving. ओके, तो नॉलेज का हमारे पास आज भी बहुत सारे क्वेश्चंस है जिसका आंसर नहीं पता है. तो कॉन्सेप्चुअल अप्रोच अगर आप लगाएंगे तो आपको सारे आंसर्स का जवाब नहीं मिल पाएगा. आपको कुछ थ्योरेटिकल अप्रोच भी अब लगाना पड़ेगा. ओके, सो इन मेनी स्पीसीज, एक एग्जांपल से समझते हैं. इन मेनी स्पीसीज लाइक वर्वेट मंकी, देख लेना ये कौन सा मंकी होता है. एक सेकेंड. वर्वेट मंकी है कॉमन अफ्रीकन गुइनॉन विथ ग्रीनिश ब्राउन अपर पार्ट एंड ए ब्लैक फेस. ओके, अफ्रीका में रहने वाला ग्रीन मंकी है वर्वेट मंकी. एग्जिबिट किन सिलेक्शन and mother offspring bond. Where mothers go to extreme lengths to provide for and protect their young offsprings. This provides a conceptual framework for understanding the special relations that blood relatives share. ओके, ये थोड़ा सा डिटेल में देख लेना. यानी किन सिलेक्शन, ये मंकी जो है अपने कुछ बच्चों को ज्यादा प्यारा बना लेता है और कुछ को निकाल देता है. क्यों? ये किसके साथ सारे उसके अपने ही बच्चे होते हैं, लेकिन किसी को वो सेलेक्ट कर लेता है, किसी को अपने टोली से निकाल देता है. मदर ऑफ स्प्रिंग का बॉन्ड जो है डिफरेंट होता है डिफरेंट ऑफ स्प्रिंग के साथ. सो with some offspring mothers go to the extreme length, बहुत ज्यादा उसका केयर भी करेगी, उसके बॉन्ड भी उसको प्रोटेक्ट भी करेगा, एंड किसी किसी ऑफस्प्रिंग को वो इग्नोर कर देगी. तो ऐसा पार्शियल नेचर क्यों होता है, ये अभी स्टडी चल रहा है. दिस प्रोवाइड्स ए कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग. ये individual's total fitness measured by its genetic contribution to the next generation is not simply a function of the number of viable offsprings that it produces. Rather, it is a combination of the number of young it raises plus some benefit assigned for any help it provided in raising the offspring of the blood relatives. तो ये है आपका कंसेप्चुअल अप्रोच. कंसेप्चुअल अप्रोच में डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ द साइंस से जो हमको नॉलेज मिला, द आइडियाज जनरेटेड इन डिफरेंट सब डिसिप्लिन्स आर इंपोर्टेड एंड कंबाइंड इन ए न्यू कोहेसिव वे. जैसे कि किसी पर्टिकुलर बिहेवियर का आप कारण पता लगाना चाहते हैं कि ऐसा क्यों कर रहा है, तो आप क्या करोगे? आप सोचोगे, हर तरफ से दिमाग लगाओगे, सारा ज्ञान एकत्रित करोगे, क्या क्या वजह हो सकता है, सारा कंसेप्ट लगाओगे और फिर उसको चेक करोगे, हर कंसेप्ट को, वेदर दिस वन इज ट्रू और दैट वन इज ट्रू, थ्रू न्यू एक्सपेरिमेंटल सेटअप. नाउ कमिंग टू द थ्योरेटिकल अप्रोच. थ्योरेटिकल अप्रोच में क्या होता है? Theoretical approach to animal behavior relates to the construction of a mathematical model. Okay, a question of interest is, if a list of possible edible items is given, which one should a foraging animal add to its diet and under what condition? Ethologists have constructed mathematical models of foraging that determine which potential prey items should be taken. The value assigned to each prey is a composite of energy value, handling time, and encounter rate. That is the lambda.
यानी फ्रीक्वेंसी। सपोज कि एक पिंजरा में दो तरह के फूड आइटम या दो तरह से ज्यादा तरह के फूड आइटम रखे हैं। एक पिंजरा है जिसमें एक खरगोश है, घास भी रखा हुआ है, गाजर भी है, ककड़ी भी है, खीरा भी है, बतिया भी, 3-4 तरह का आइटम रखा हुआ है। अब आप सोचो एक कि आपको एक्सपेरिमेंट करना है, मान लो कौन सा आइटम खरगोश पहले खाएगा, किसको पसंद करेगा खाना, वेदर गाजर को खाएगा कि घास को खाएगा, ककड़ी को खाएगा, ये आपको स्टडी। गाजर। हाँ तो तुम खरगोश पाली होगी तो बता सकती हो। ओके, लेकिन खरगोश कोई नहीं पाला है पहले और उसको नहीं पता है कि क्या खाएगा खरगोश, तो करके देखेगा, दे के देखेगा। हो सकता है कि उसके आगे हम एक गुड़ का ढेला फेंकें तो अब वो गाजर छोड़कर गुड़ खाना शुरू कर देगा। ऐसा नहीं है कि गाजर उसको सबसे पसंद है, वो जो 4 चीज दिया गया उसमें से उसको गाजर ज्यादा पसंद आया। अब गुड़ दे दिए तो हो सकता है गाजर छोड़ के गुड़ खाने लगे। अब गुड़ के जगह मान लो कि कोई और एक प्यारा चीज उसको दे दी खाने का, तो मान लो उसको खाने लग गया, तो ये भी होगा। तो थ्योरेटिकल अप्रोच में क्या लगाए, यानी दिस इज बेसिकली द थ्योरी, एक फॉर्मूला बनाया गया, मैथमेटिकल मॉडल है। कंस्ट्रक्शन रिलेट्स टू ए कंस्ट्रक्शन ऑफ मैथमेटिकल मॉडल, जहां पर एक क्वेश्चन ऑफ इंटरेस्ट इज ए लिस्ट ऑफ पोटेंशियल इडिबल आइटम, एक असाइन किया गया वैल्यू, ये एक बना हुआ है, ऑलरेडी बनाया हुआ है, इथोलॉजिस्ट ने बनाया है। हर एक पर्टिकुलर, मतलब आप भी एक्सपेरिमेंट के दौरान बना सकते हो, क्योंकि ये जो है हर एनिमल के लिए अलग अलग होगा। ओके, एनर्जी वैल्यू, हैंडलिंग टाइम एंड द एनकाउंटर रेट। सपोज कि एक पिंजरा में आपने रख दिया कोई ऐसा फूड पदार्थ जो कि उसको पसंद नहीं है। मान लो कि गाजर जो है काट काट के हम रख दिए और उसका गोल जैसा या चौखुट घेरा बना दिए और उसको उठा दिए, घेर लिए, गाजर का ही बना, और उस पूरे घेरा के अंदर में बीच में छुपा करके हम गुड़ का एक टुकड़ा रख दिए और अब खरगोश को छोड़े। अब खरगोश को तो नहीं पता है कि अंदर में गुड़ है, वो खाया गाजर, 1-2 गाजर खाया, अचानक फिर उसको अब अंदर में गुड़ मिल गया, गुड़ खा लिया, अब गाजर छोड़ दिया, गुड़ ही खा लिया, अब गुड़ उसमें नहीं है कहीं, लेकिन उसको भूख लगा हुआ है, तो अब क्या करेगा, वो गाजर खाएगा। सपोज कि एक पिंजरे के दूसरे कोने में भी गुड़ का एक टुकड़ा रखा हुआ है, ढेला रखा हुआ है और गाजर ज्यादा है, तो वो देखा कि नहीं उस कोना में भी एक गुड़ का टुकड़ा है, तो उसको, लेकिन उसको उतना दूर चल के जाना पड़ेगा उसको खाने, तो वो फिर चल के जाएगा उस कोने में, क्योंकि उसको पसंद है वो खाने के लिए। एनकाउंटर रेट का मतलब क्या हुआ, उस फूड आइटम के साथ उसका कितना बार एनकाउंटर हो रहा है। अब कोई मान लो कि कोई चीज उसको पसंद नहीं है और पिंजरा में वही चीज आप डाल दिए, तो क्या करेगा, जबरदस्ती में, बहुत ज्यादा भूख लगा हुआ तो खाएगा ही। अब डॉगी के ऊपर भी कुछ लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, नहीं खाने वाला चीज उसको देते हैं खाने के लिए, देखते हैं खाएगा कि नहीं, तो क्या करेगा, डॉगी सूंघता है पहले थोड़ा देर, बहुत देर तक सूंघते रहेगा, नहीं खाने का मन, अब जबरदस्ती उसको दे रहे हो मुंह में, फिर वो लेगा मुंह में और उगल देगा, फिर नीचे गिरा देगा। तो एनकाउंटर रेट क्या है, और उसको मान लिया कम पसंद चीज भी बार बार मिलेगा, अगर बार बार उससे टक्कर होगा उस एनिमल का, तो वो खा ही लेगा। ओके, सो द वैल्यू असाइंड टू ईच प्रे इज ए कंपोजिट एनर्जी वैल्यू। तो आप बना सकते हो एक पर्टिकुलर एनिमल का एक मैथमेटिकल मॉडल कि किस फूड सब्सटेंस में कितना एनर्जी वैल्यू है, एक टेबल जैसा, और उसको खाने में वो कितना टाइम लगाता है, यानी कोई ज्यादा पसंद ज्यादा चीज होगा तो उसको हबड़ 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 तुरंत चाट जाए खा जाएगा, कोई कम पसंद होगा तो आराम से धीरे धीरे खाएगा। तो एनर्जी वैल्यू कितना है, हैंडलिंग टाइम कितना, और एनकाउंटर रेट कितना हो रहा है, यानी वो फूड आइटम कितनी मात्रा में, बहुतायत में है या कम में है। अगर बहुतायत में है और बार बार उसका एनकाउंटर हो रहा है, तो चांसेस क्या है कि उस फूड आइटम को भले वो कम पसंद हो तो उसको सिलेक्शन वो कर ले खाने के लिए।
associated with various items to predict which such items should be added to an animal's diet to optimize some quantity such as energy intake per unit time। तो इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए एनर्जी इंटेक पर यूनिट टाइम, एनर्जी इंटेक पर यूनिट टाइम कैसे निकालेगा वो, यहां से एनर्जी वैल्यू, आपने जो फूड सब्सटेंस दिया उसमें कितना कैलोरी एनर्जी उसको प्राप्त होगा खाने के बाद, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। और उसका हैंडलिंग टाइम कितना हो, यानी खाने में कितना देर लगाया और पचाने में कितना देर लगाया, उस चीज को खाने के बाद कितना देर के बाद फिर से खाना वो यानी फॉर्जिंग एक्टिविटी स्टार्ट कर दिया, तो हैंडलिंग टाइम। तो इससे आपका निकल जाएगा क्या चीज, एनर्जी इनटेक पर यूनिट टाइम। फॉर एग्जांपल द मॉडल प्रिडिक्टेड that whether or not a low ranked food item would be added to an animal's diet depend on the probability of the low ranked diet itself, such as if for wolf predators rabbit provided more energy per unit time than that did chicken, then the availability of rabbits, not chicken, would determine whether chickens would be added to the wolf diet। जान लो इतना कि कंसेप्चुअल अप्रोच, थ्योरेटिकल अप्रोच और एम्पिरिकल अप्रोच तीनों लगा करके ही हम इथियोलॉजी को समझ सकते हैं। कंसेप्चुअल अप्रोच जहां पर हम सारा जो ब्रांच, इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच से जितना भी हम नॉलेज गेन किए, कंसेप्ट गेन किए, उस सब की मदद से हम यह जो पजल है, क्योंकि एनिमल का बिहेवियर एक पहेली है, इस पहेली को सुलझाने के लिए उधर से नॉलेज लगाए, इधर से नॉलेज लगाए। फिर दूसरा हम थ्योरेटिकल अप्रोच भी लगा सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज इंपेरिकल अप्रोच स्टडीज। इंपेरिकल स्टडी क्या है? These studies are designed to test the theories and concepts that have been proposed as explanations for behavior। तो ये अभी एक्चुअली एक्सेप्ट नहीं हुआ है, ये प्रपोज्ड थ्योरी है और इसको टेस्ट करना है। ठीक है, एक पर्टिकुलर बिहेवियर का क्या कारण है, उस थ्योरी और कंसेप्ट को टेस्ट करने के लिए इंपीरिकल स्टडीज करते हैं। ऑफ द मेनी फॉर्म्स ऑफ द मोस्ट एसेंशियल इंपीरिकल वर्क इन द इथोलॉजी इज ईदर ऑब्जर्वेशनल और एक्सपेरिमेंटल। तो हम ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंट से ये स्टडी करते हैं। ऑब्जर्वेशन वर्क requires watching and recording of what animals do, but no attempt is made to manipulate or control an ethological or environmental variable। हम कोई भी अपनी तरफ से स्टिमुलस ऐड नहीं करते हैं या कोई भी डिस्टरबेंस हम नहीं देंगे। जैसे वो नेचुरल एनवायरनमेंट में एनिमल रह रहा है, उसको ऑब्जर्व किए, कैसे, देख करके, और फिर देखने के बाद उसको रिकॉर्ड किए ताकि एविडेंस रहे। ओके, और सब कुछ शांत तरीका से बिना डिस्टर्ब किए। नो अटेम्प्ट इज मेड टू मैनिपुलेट और कंट्रोल एन एथोलॉजिकल और एनवायरमेंटल वेरिएबल। फॉर एग्जांपल, one might go out into a forest and record every action of a particular flock of birds। अब वो शांत रह के, छुप करके पक्षियों के मूवमेंट को ऑब्जर्व कर सकता है। अगर पक्षियों को उसके प्रेजेंस का एहसास हो जाए तो उनका बिहेवियर बदल जाएगा। दे विल बी फ्राइटेंड, दे विल बी कॉन्शियस। तो उसका नेचुरल बिहेवियर वो स्टडी नहीं कर सकता, इसलिए छुप के करना होता है। इन डूइंग सो ही वुड नोट वेरियस बिहेवियर्स लाइक फॉरेजिंग, कैसे वो खाना ढूंढता है, एनकाउंटर विथ प्रीडेटर्स, कैसे उसका व्यवहार शिकारी के प्रति, यानी फॉरेजिंग तो यहाँ वो शिकार कर रहा है, फॉरेजिंग मतलब वो अपना खाना ढूंढ रहा है, यानी वो खुद शिकार कर रहा है। एनकाउंटर विथ प्रीडेटर्स मतलब जो उसका शिकार करने आया उसके साथ वो कैसे ट्रीटमेंट करेगा, कैसे लड़ाई करेगा, अपने आप को कैसे बचाएगा, या कैसे उसका सामना करेगा। फिर फीडिंग नेस्टलिंग्स। नेस्टलिंग्स मतलब नेस्ट में रहने वाले छोटे छोटे उसके बच्चे,
नेस्टलिंग्स, उनको कैसे खिलाएगा, फीडिंग नेस्टलिंग्स। द टाइम एंड ड्यूरेशन, किस टाइम पर, एंड द टाइम एंड ड्यूरेशन इट सिट्स ऑन ए पर्टिकुलर ट्री। ओके, तो बर्ड का एक टाइम और कितना देर तक होगा, पर्टिकुलर ट्री पर बैठा, एंड सो ऑन। फ्रॉम सच वर्क वन कैन विजुअलाइज द टाइम बजट ऑफ द बर्ड्स इन स्टडी। टाइम बजट मतलब ये एक एग्जांपल है स्टडी का, जिस टाइम बजट मतलब वो बजट टाइम, बर्ड जो है कितना टाइम, कौन काम में कितना कितना टाइम लगाया, जैसे खाना ढूंढने में वो कितना टाइम लगाया, उड़ा, नेस्ट में फीडिंग में कितना टाइम लगाया, अंडा सेने में कितना टाइम लगाया। तो इससे वो टाइम मैनेजमेंट कैसे कर रहा है। द फॉरेजिंग ऑफ द मेल एंड फीमेल्स, predict their relation of foraging bouts when predators are present in the vicinity। इंटरेस्टिंग बिहेवियर है थर्ड वाला, भूख भी लगा है और उसका शिकारी भी मौजूद है वहीं पर, तब क्या करेगा एनिमल। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द फॉरेजिंग बाउट्स, यानी खाना ढूंढने के लिए बाउट अभियान हो गया, जो अभियान पर निकलेगा खाना का अभियान पर, और उसमें उसका जो शिकारी है वो भी मौजूद है अगल बगल, तो उस समय उसका बिहेवियर कैसा होगा। फाइंड द कोरिलेशन बिटवीन फॉरेजिंग बिहेवियर एंड प्रीडेशन प्रेशर एंड सो ऑन। यही सेम बात है थर्ड वाला ही, फॉरेजिंग बिहेवियर और प्रीडेशन प्रेशर। उसके ऊपर प्रीडेशन प्रेशर भी होता है, उसको डर भी लगा रहता है कि कोई हमको खाने जाए। However, from the above observational work, it is difficult to speak of what caused what। अब ये सारा जो स्टडी आप कर रहे थे अप्रोच लगा के, ये तीनों अप्रोच लगा के स्टडी कर रहे थे, फिर भी आपको एग्जैक्ट कारण नहीं पता चल पाएगा कि किसकी वजह से क्या हुआ है। It may be that there are other variables which might be responsible for the correlation of foraging with predation pressure. To know that, one might have to experimentally manipulate the system. For example, two areas might be taken. In area 1, the predators may be increased, while in area 2, natural conditions may prevail. Now, it is to be seen whether foraging is affected by the increase in predators or not. Therefore, we can then confidently conclude whether increased predation pressure causes decreased foraging activity or not. A different animal, different behavior exhibit करेगा, क्योंकि उनके ऊपर प्रेडेशन प्रेशर एंड फॉरेजिंग प्रेशर दोनों है, भूख भी लगा है और डर भी है उसको। तो कैसा बिहेवियर होगा, आप चूहा को देखे होंगे कैसे निकलता है, और आप थोड़ा सा भी हरकत वो देखता है तो फट से दौड़ करके अंदर घुस जाता है, छुप जाता है तुरंत, और ढीठ होता है बड़ा, फिर निकल जाएगा वो। जब डरता ही है तो क्यों बार बार निकल रहा है, अंदर ही चुपचाप बैठो। आप सोचते होगे मन में क्यों निकला ये चूहा, बिल में ही रहे जब डरता ही है इतना, लेकिन नहीं, उसके ऊपर भूख भी तो लगा हुआ है बेचारे को, प्रेशर है उसके ऊपर, उसको फॉरेजिंग प्रेशर है, तो फॉरेजिंग प्रेशर की वजह से वो बिल से बाहर निकला, और प्रीडेशन प्रेशर की वजह से फिर से बाहर बिल में दुबक गया। तो ये दोनों के बीच में इंटरप्ले चलते रहता है। अब आप देखिए कि हम किस तरीके से हम एनिमल बिहेवियर को स्टडी करते हैं, क्या क्या मेथड अप्लाई करते हैं एनिमल बिहेवियर को स्टडी करने के लिए। इसके पहले तो हम अप्रोच लगा रहे थे, यानी तरीका क्या है, कौन कौन सा तरीका है, कंसेप्चुअल अप्रोच, थियोरेटिकल अप्रोच एंड एम्पिरिकल अप्रोच। अब हम अप्रोच के बाद हम देख रहे हैं मेथड, यानी किस किस मेथड और मटेरियल या एक्सपेरिमेंट भी कह लो आप, जिससे हम एनिमल बिहेवियर को स्टडी करते हैं। अब वो देखते हैं। बोर तो नहीं हो रहे हो, ज्यादा ओवरडोज तो नहीं हो रहा है आप लोगों के ऊपर, कंटिन्यू रखें, आवाज आ रही है? यस सर। Methods of studying animal behavior. What are these methods? As ethology is the study of animal behavior to find out natural responses of animals to various environmental stimuli. Behavior कहाँ से आया? स्टिमुली की वजह से आया।
स्टिमुली कहाँ से आया? एनवायरमेंट से आया। ओके, तो एनवायरमेंट से स्टिमुलस आया, स्टिमुलस से रेस्पॉन्स आया, एंड रेस्पॉन्स से बिहेवियर जनरेट हुआ। So ethology is the study of animal behavior to find out natural responses of animals to various environmental stimuli. Some studies are also done in laboratory conditions to elicit measured responses. Therefore, ethology involves laboratory as well as field studies and has a strong relationship with other sciences such as ecology, environmental science, neurology, physiology, psychology and evolution. Genetics भी होगा, ठीक है, फिजियोलॉजी भी है ना, फिजियोलॉजी और भी चीजें एंड नहीं लगाना चाहिए, और सो एंड एटसेट्रा, जितना भी साइंस है सबका रिलेशन है। तो दो तरीका है, या तो आप लेबोरेटरी में स्टडी करो मेथड से, या फील्ड में भी आप स्टडी कर सकते हो बिहेवियर का। ओके, तो हम दोनों में देखेंगे, लेबोरेटरी में कैसे करते हैं, क्या क्या मेथड से स्टडी करते हैं, फील्ड में क्या क्या मेथड से स्टडी करते हैं बिहेवियर को। The beginning of modern ethology commenced with the experimental as well as field studies done by the Dutch biologist Nicolas Tinbergen. ये बता चुके हैं, निकोलस टिनबर्गन 1950 में इन्होंने टर्म इथोलॉजी को बताया कि इथोलॉजी इज द branch of biology which deals with the animal behavior. And the second one is Austrian biologist Konrad Lorenz. ये भी जर्मन ही है, and this fellow is also German, and it both were friends, German Karl von Fritsch. ये फ्रिट्ज साहब एंड लॉरेंस साहब ये दोनों भी फ्रेंड थे, और टिनबर्गन जो था इनका सीनियर था, ये बुढ़ा है, सीनियर था, ये दोनों स्टूडेंट थे उनके, जर्मन स्टूडेंट। सो ये तीनों की टिकड़ी उसके पहले नहीं थी, ये तीनों को बहुत इंटरेस्ट आया, इन तीनों ने स्टडी किया, 1950 में ये टर्म दे ही दिया था, ये दोनों स्टूडेंट था उसका। बाद में 23 इयर्स के बाद इस टीचर एंड दोनों स्टूडेंट को साथ में नोबेल प्राइज मिला 1973 में फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू दिस न्यू साइंस। ओके, अब देखते हैं सबसे पहला वाला कि लेबोरेटरी में हम कैसे स्टडी करते हैं बिहेवियर का। तो लेबोरेटरी में भी देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स। फर्स्ट वन इज न्यूरो एनाटॉमिकल टेक्निक, जिसमें जो है हम different types of behaviors are controlled, we know that already, controlled by specific regions of the brain. If a particular part of the brain is damaged, the behavior of the animal is altered. Broca, the name of the scientist is Broca, in 1861, इतना important नहीं है फिर भी बोल देते, Broca identified speech area on the cerebral cortex by the slurring of speech of a patient as a result of injury to the brain. ब्रेन के जिस पार्ट में इंजरी हुआ था उस पार्ट को उसने नोट कर लिया, और इफेक्ट क्या देखा कि उस पर्सन का स्पीच जो है स्लर हो गया। तो उसने बताया कि यही पार्ट ऑफ ब्रेन जो है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पीच। ब्रेन पार्ट कैन बी डैमेज बाय मेकिंग कट्स विथ ए नाइफ और बाय न्यूरोटॉक्सिक काइनिक एसिड, एंड बिहेवियर इज ऑब्जर्व्ड। काइनिक एसिड जो होता है वो एक्चुअली सीवीड से निकलने वाला पॉइजन है। एक्चुअली दिस इज ए पॉइजन, न्यूरोटॉक्सिक, बट इट इज फाउंड इन सीवीड। सीवीड मतलब समुद्र में रहने वाले प्रवाल, जो एक तो होता है फ्रेश वाटर वीड, पानी में रहने वाली जलकुंभी, वो तो फ्रेश वाटर, समुद्र में जो रहता है वीड वो काइनिक एसिड। और ये काइनिक एसिड एक्चुअली नशीला पदार्थ, काफी इसका महंगा चीज है, ये नशा में भी यूज करता है लोग। ये एक्चुअली स्टिमुलेंट होता है, काफी पोटेंट स्टिमुलेंट है, बट इट इज स्टिमुलेंट एंड इन लोअर डोजेस एनिमल डजंट डाई, बट इन हायर डोज एनिमल कैन डाई। इतना ज्यादा स्टिमुलेट कर देता है ब्रेन को कि ये डेथ हो जाता है काइनिक एसिड, एंड बिहेवियर इज ऑब्जर्व। तो स्मॉल अमाउंट डोज ऑफ काइनिक एसिड हम यूज करते हैं, तो क्या हुआ, जैसे पार्ट नंबर 13 which is responsible for this is a frontal lobe, and this
part of the brain is associated with the higher mental function like concentration, planning, judgment, इमोशनल एक्सप्रेशन। ओके, थोड़ा सा ब्रीफ में मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि ब्रेन का कहाँ से कौन कौन बिहेवियर कंट्रोल होता है। तो कायनिक एसिड का ट्रीटमेंट, अगर इफ यू ट्रीट द कायनिक एसिड इन दिस एरिया, then the function associated with this area will get affected. So in different area, different function gets affected. So if you want to study in an animal, so this is the figure of the human brain. Like in ethology is the science where you study the behavior of many other animals. Suppose if you are studying the effect of cyanic acid in the frontal lobe of Echinodermata sea urchin, तो एक स्टडी आपने प्लान किया तो क्या करोगे, कायनिक एसिड लोगे, पहले थोड़ा मात्रा में डालोगे, इंजेक्ट करोगे माइक्रोपाइपेट से, देखोगे क्या इफेक्ट आया, फिर थोड़ा थोड़ा डोज बढ़ाओगे एंड यू विल नोट इट डाउन। लाइक दिस यू विल परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट। सो दैट कम्स अंडर द न्यूरो एनाटॉमिकल टेक्निक। मतलब नर्वस सिस्टम का एनाटॉमी के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो। नोट दे देंगे, ये फिगर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप देख करके समझ जाओगे। दिख रहा है ये फिगर, क्लियर है आपको, साफ साफ दिख रहा है कि नहीं, ये बताओ। यस सर। यस सर। ब्रेन का स्ट्रक्चर है, आपको पता होगा ब्रेन में कॉर्टेक्स होता है, ऊपर का भाग, ये कॉर्टेक्स है ब्रेन का, ये पूरा कॉर्टेक्स है, ये कॉर्टेक्स है, यहां से लेके यहां तक कॉर्टेक्स। 3 डायमेंशनली आप लोग सोचो, ये कॉर्टेक्स है। इस कॉर्टेक्स के अंदर में भीतरी भाग में मेडुला होता है, ठीक है। कॉर्टेक्स में ग्रे, इसको ग्रे लेयर भी बोलते हैं, ग्रे लेयर। सारा इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है ब्रेन का सब कॉर्टिकल लेयर में होता है। एंड कॉर्टिकल लेयर इज हाईली कॉन्वोल्यूटेड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, and different part of this cortex is responsible for the different activity of the brain. So this mainly the cortex is divided in frontal lobe, parietal lobe, occipital lobe, temporal lobe. Okay, these are the lobes. And in addition to cortex, there is a part which is called as cerebellum. And there is one more portion of the brain which is called as limbic system, which is present beneath the brain. Limbic system, cerebellum, and cerebral cortex, all these 3 parts of the brain are associated with the behavior of the individual. तो इसमें आप देखो विजुअल एरिया कहां पर है, 1, ये 1 दिख रहा है आपको, ये क्लियर है, ये फॉन्ट क्लियर दिख रहा है आपको? यस सर। क्लियर है, अच्छा। दिस इज द लैटरल व्यू ऑफ द ब्रेन एंड दिस इज द सेजाइटल सेक्शन। सेजाइटल सेक्शन किसको कहते हैं, बीच से काट दिया गया है वर्टिकली, सेजाइटल सेक्शन। तो सेजाइटल सेक्शन में क्या मिलेगा, दिखेगा आपको, मेडुला भी दिखेगा। दिस इज द मेडुलरी पोर्शन, ये मेडुलरी पोर्शन है, एंड दिस इज द कॉर्टिकल पोर्शन। इसमें लैटरल व्यू में क्या आपको मेडुला नहीं दिखेगा, क्योंकि मेडुला इसके अंदर घुसा हुआ है, इस काटेंगे तब ना मेडुला दिखा, यहाँ मेडुला है, ये मेडुला। तो ये मेडुला, यहाँ कॉर्टिकल पोर्शन देख रहा है लैटरल व्यू में। एंड दिस इज द सुपीरियर व्यू, ऊपर से देख रहे हैं सुपीरियर व्यू, यहाँ पर दिख रहा है कि देयर कॉर्टेक्स, दिस इज द राइट, ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 2 हेमिस्फीयर, लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर। ओके, एंड दिस इज इंफीरियर व्यू, ब्रेन को नीचे से देखें तो उसका ब्रेन स्टेम दिख रहा है। ओके, सो नाउ यू हियर यू कैन सी दैट what different lobes of the brain does. What does it do? The most important one is the frontal lobe. Actually सब important है, कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो कि important नहीं है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, ये सेंटर है, ये भी important है। यहाँ अगर गड़बड़ी हो गया तो दम घुट के मर जाएगा, सांस नहीं ले पाएगा, मर जाएगा, है ना। एवरी minuscule portion of a brain is important, कोई भी। But frontal lobe is associated with the higher mental function. This is the frontal lobe. आपका ललाट जो है ना, माथा आगे, फोरहेड,
वो फोरहेड के पीछे और ऊपर में जहां पर माताएं बच्चों को तेल लगाती हैं, जहां पर बच्चा का आगे गड्ढा रहता है, माथा के आगे थोड़ा सा खोपड़ी गुलगुल करता है, वो उसके ठीक नीचे ये जो फ्रंटल लोब है, ठीक है। यहाँ पर हायर मेंटल फंक्शन, कंसंट्रेशन, प्लानिंग, जजमेंट, इमोशनल एक्सप्रेशन, क्रिएटिविटी, इनहिबिशन, ये सब होते रहता है। और पेराइटल लोब में क्या होता है? पेराइटल लोब आपका सेंसरी एरिया है, दिस इज द पेराइटल लोब। फ्रंटल लोब आपको ऊपर से भी दिखेगा, सुपीरियर व्यू में भी दिखा, ये भी दोनों पोर्शन फ्रंटल लोब है। नीचे से देख रहे हैं तो भी दिख रहा है फ्रंटल लोब पूरा बड़ा था, साइड से देख रहे हैं तो भी ऐसे दिख रहा है, और सेजाइटल सेक्शन कर दिए तो काट दिए तो ये फ्रंटल लोब है। फ्रंटल लोब विजुअल एरिया यहाँ पर पीछे में रहता है, तो किसी भी आदमी को अगर पीछे से यहाँ से कस के हेड इंजरी हो जाता है तो अंधा हो जाता है। आंख तो यहाँ पर है, आंख यहाँ है, ये पीछे यहाँ पर टिक्की रखता है आदमी, टिक्की यहाँ रहता है खोपड़ी के ऊपर। ओसिपिटल लोब यहाँ साइड यहाँ से जनरेट होता है। नाम भी इससे पता चल रहा है, ओसिपिटल। तो ये आप लोग देख लेना है, उतना जरूरी नहीं है इसको याद करना, मोटा मोटी समझ लोगे इसको। बिहेवियर कहाँ कहाँ से डिसाइड हो रहा है ये आप लोग समझ लो। बिहेवियर के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, कौन कौन सा पोर्शन? स्टीरियोटैक्सिक इक्विपमेंट कैन बी यूज्ड टू प्लेस स्मॉल एंड प्रिसाइज इंजुरी इन द ब्रेन। ये ब्रेन में इंजुरी करने के लिए ये इक्विपमेंट है स्टीरियोटैक्सिक। माइक्रोपाइपेट से आप इंजेक्ट कर दिए स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ केमिकल्स इन द प्रिसाइज लोकेशन ऑफ द ब्रेन। कौन सा केमिकल? काइनिक एसिड। सच एज लिम्बिक सिस्टम, देखो यहाँ लिम्बिक सिस्टम का जिक्र आया। लिम्बिक सिस्टम जो है यहाँ पर आप देख लो, लिम्बिक सिस्टम नीचे में रहता है, ये लिम्बिक सिस्टम है। हाइपोथैलेमस इज पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। तो डायंसिफोलन्स के कुछ कंपोनेंट होते हैं एंड कुछ कंपोनेंट सेरिब्रम का होता है। लिम्बिक सिस्टम का फंक्शन क्या होता है? एनीबॉडी? लिम्बिक सिस्टम का फंक्शन क्या होता है? बता सकता है कोई? सुने हो कि नहीं नाम पहले कभी? एनाटॉमी कुछ पढ़े हो? आवाज नहीं आ रहा, आवाज नहीं पता सर। नहीं पता है। लिम्बिक सिस्टम जो है ना, ये बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। हाउ? क्योंकि तुम देख लो हाइपोथैलेमस है यहाँ, नहीं कैसे पता, इसीलिए हम जानबूझ के इतना टाइम दिए। हाइपोथैलेमस का फंक्शन नहीं पता है? पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है, यस सर। ये हार्मोनल को कंट्रोल करता है, बिहेवियर को करता है ड्यूरिंग सेक्सुअल अराउजल। दिस सिस्टम गेट्स स्टिमुलेटेड सेक्सुअल एक्टिविटी जो है अराउजल इसी में, क्योंकि हाइपोथैलेमस है। अब देखो आप लिम्बिक सिस्टम, तो सच एज लिम्बिक सिस्टम एंड बिहेवियर कैन बी रिकॉर्डेड। स्टडीज कैन ऑल्सो बी डन बाय द ट्रेनिंग ऑफ द इंडिविजुअल्स इन स्किनर बॉक्स। तो आप देख लो बिहेवियर जो है डिसाइड हो रहा है आपका लिम्बिक सिस्टम से एंड सेरिब्रल कॉर्टेक्स से, या कह लो कि ब्रेन से, पूरा ब्रेन से। द सेकेंड टेक्निक इज न्यूरोफिजियोलॉजिकल टेक्निक। फिजियोलॉजिकल स्टडीज कैन बी डन बाय रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन बाय ईईजी। ईईजी क्या है देखे हो? ईईजी घर में किसी बूढ़ा बुजुर्ग का हुआ है? इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम बोलते हैं इसको, और उसमें 4 तरह का वेव होता है, अल्फा, बीटा, थीटा एंड डेल्टा। और इस चारों वेव को एनालाइज करके पर्सन का, ये टेस्ट करने के बाद उस पर्सन का क्या स्टेट ऑफ माइंड में है, वेदर इट इज इन रेस्टिंग स्टेज और इन एक्टिव स्टेट। इफ इन रेस्टिंग स्टेज और इफ इन एक्टिव स्टेट, कितना एक्टिव है और कितना रेस्टिंग स्टेज में है, इस वेव को एनालाइज करके
डॉक्टर जो है न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट एनालाइज करते हैं बाय electroencephalogram. In short, it is called as EEG, in which alpha waves that are believed to emanate from the parietal and occipital lobe. अल्फा वेव जो है पेराइटल और ऑसिपिटल लोब से निकलता है, जिसकी वजह से पता चलता है कि द पर्सन इज इन रेस्टिंग एंड पीसफुल और रिलैक्स्ड स्टेट ऑफ द ब्रेन और अदरवाइज अलर्ट। तो सॉरी तो उस वेव के पैटर्न को देख के एनालाइज किया जाता है। बीटा वेव्स आर प्रोड्यूस्ड इन फ्रंटल लोब्स, यानी आपका जो मेन एक्टिविटी है, यहां से इंटेलिजेंट फ्रंटल लोब, ये जो है यहां से निकला बीटा वेव। थीटा वेव एंड डेल्टा वेव कहां से आता है? Beta waves produced from the frontal lobe and indicate the daily mental activity, concentration, and thought. Theta waves denote emotional stress and sometimes hallucination. जब वो hallucinate कर रहा होता है, सपना देख रहा होता है, उसमें थीटा वेव निकल रहा होता है। एंड डेल्टा वेव्स आर जनरेटेड इन द डीप स्लीप। तो ये 4 प्रकार के वेव जो है दिमाग से निकलते हैं। इनको कैसे रिकॉर्ड करते हैं हम? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम के द्वारा। सॉरी, आप लोग देखे होंगे बहुत सारा इलेक्ट्रोड्स होता है, इसको डॉक्टर जो है टेस्ट करने वाला स्काल्प से स्टिक कर देता है, ये जेली लगा करके, वैक्यूम जेली होता है, इसको लगा के इसमें चिपका देता है। एंड थ्रू दिस इलेक्ट्रोड all the electrical impulse which is generated inside the brain and transmitting to the scalp skin surface is collected by this electrode and recorded and presented in this instrument called as electroencephalogram. And these 4 types of waves are analyzed: beta wave, alpha wave, theta wave and delta wave. ये चारों वेव का फ्रीक्वेंसी जो है अलग अलग होता है, इसलिए ये इसको हम पकड़ पाते हैं। और कितना टाइम हो गया? 6:30। ओके, तो दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। इन दिस we analyze 4 type of waves and we conclude about the person, whether the person is in resting stage or in the activity stage, or if the person is in meditation or concentration, by the analysis of these 4 types of the. And third one is neurochemical technique. These are the laboratory techniques. Neurochemical technique में आपका आ गया पेट स्कैन, सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन, ये सब सुने होंगे नाम, पेशेंट का करवाया जाता है। These techniques involve stimulation of parts of brain by drugs such as alcohol, opium, hashish, bhang, etc. कि ब्रेन जो है स्टिमुलेट होता है ये सब केमिकल से, अल्कोहल, ओपियम, हशीश एक्सेट्रा, which alter the behavior of the animal. Okay, ट्रांक्विलाइजर्स उसको बोलते हैं, एंड बार्बिटूरेट्स, ये सर ये भी तो एक ड्रग्स ही है। ड्रग है। ट्रांक्विलाइजर बेहोश करने के लिए, कोई तेंदुआ है नुकसान पहुंचा रहा है, उसको पकड़ने के लिए जाएगा जो आदमी, उसको काट लेगा, तो क्या करते हैं, वो देखे होंगे तीर में इंजेक्शन लगा के छोड़ा जाता है, वो तो दैट ड्रग इज इंजेक्टेड नाउ इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू ऑफ दैट लेपर्ड, सो वो बेहोश हो जाएगा। बार्बिटूरेट्स ये भी बेहोश करता है। एंड ड्रग्स लाइक काम्पोज ड्रग होता है ना, कोई पेशेंट को दिया जाता है जब हाइपर हो जाता है, तब खूब हल्ला उल्ला पगलपनी का भूत सवार होता है कोई, तो उसको काम्पोज दिया जाता है। कोई के ऊपर होता है